हेलो फ्रेंड्स, मैं डाल्टन सैनी अपने यूट्यूब चैनल डीसी हार्डियर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो कि हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो उसमें आज हमारा जो नया चैप्टर है वो चलेगा प्रत्यावर्ती धारा के मूल तत्व व प्रत्यावर्ती परिपथ। यानी कि जो एसी धारा है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, तो एसी धारा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना रुकावट किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा कि विद्युत धारा होती क्या है, फिर उसके प्रकार देखेंगे, फिर उनके बारे में हम जानेंगे। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। किसी चालक में, अब चालक तो आप जानते हो जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके, ठीक है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। धारा प्रवाह हेतु बंद परिपथ का होना अति आवश्यक है। यानी कि धारा प्रवाह कहाँ होता है? बंद परिपथ में। अगर परिपथ खुला हुआ है तो धारा आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से दर्शाते हैं। इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप ध्यान रखना, इसको ए से दर्शाते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ठीक है अपने। एक तो होती है दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है? सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर, तो वहाँ से प्राप्त होती है और इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर से प्राप्त होती है और इसका उपयोग हम लाइटिंग यानी कि प्रकाश व्यवस्था या विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। डीसी धारा को हम अधिक दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके दोनों को। तो सबसे पहले देखते हैं दिष्ट धारा को। दिष्ट धारा यानी इसको डीसी कहते हैं, नहीं डायरेक्ट करंट या डायनेमिक करंट, ठीक है। इस धारा की दिशा और मान नियत रहता है। जैसे कि आप यहाँ इसका सिंबल देख रहे हो, यानी ये 0 है, इसका मान हमेशा सीधा रहेगा, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या होती है? शून्य होती है। इसकी जो आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी शून्य होती है क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा अपने लिए चैप्टर आया है, ठीक है। एसी परिपथ है, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहते हैं। इसमें एक धनात्मक व दूसरा ऋणात्मक होता है। इसका देखो आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं कि आपने बैटरी देखी है, बैटरी में एक तरफ प्लस बना होता है, एक तरफ माइनस यानी ऋण बना होता है, ठीक है। इसमें एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। जबकि एसी में क्या होते हैं? फेज व न्यूट्रल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? धन और ऋण। इसमें वोल्टता के मान को डीसी श्रेणी जनित्र द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा? डीसी श्रेणी जनित्र के द्वारा इसके मान को बढ़ाया जा सकता है। वोल्टता के मान को प्रतिरोधों के समूह की सहायता से घटाया जा सकता है। अगर हमें वोल्टेज कम बढ़ती करनी है डीसी, तो हम डीसी श्रेणी जनित्र से वोल्टेज को बढ़ाएंगे और प्रतिरोधों के समूह की सहायता से इसको घटा सकते हैं। इसकी शक्ति P बराबर V इंटू आई होती है। अब यहाँ P तो हो गई शक्ति, P हो गई वोल्टता, I हो गई धारा। तो शक्ति ज्ञात करने के लिए हम वोल्टेज इंटू धारा का गुना करके हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसे संचित किया जा सकता है। अब आप जानते हो कि दिष्ट धारा यानी डीसी धारा को संचित हम कैसे करते हैं? सेल, बैटरियों में इसको हम संचित कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है। इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क लैंप, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और तो देखो इसमें अगर कोई होगा कोई पॉइंट तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये तो रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मान निश्चित दर पर परिवर्तित होता है, निश्चित समय होता है, ध्यान रखना। जैसे ऐसा नहीं है जैसे आप देख रहे हो सिंबल में इन 0 है, ठीक है, ऊपर होता है प्लस, लेकिन गलती से कोई बात नहीं,
यानी प्लस है, इधर माइनस, ऐसे कहते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरह से निश्चित समय पर इसका जो दर है उसमें परिवर्तन होता है। प्रत्यावर्ती धारा के उदाहरण देखो, ये साइन वेव है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है ये सिंबल तो आप बता सकते हो कि ये साइन वेव है, ये स्क्वायर वेव है और ये सॉटूथ वेव है। ठीक है, आराम से इसको आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसकी आवृत्ति भारत व ब्रिटिश में 50 HZ तथा अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, यूएसए में 60 HZ होती है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि HZ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेकिन अभी हम इसके मेन इसके जो पॉइंट है उनको देखते हैं। एक कला प्रणाली में एक फेज तथा एक न्यूट्रल होता है। एक कला प्रणाली में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। अगर 3 फेज है तो क्या है, तीनों फेज होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। या कई जो मशीन है, अधिकतर जो 3 फेज वाली हैं उनमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें जैसे अगर 3 फेज में से सिंगल फेज लेना है तो उसके साथ एक न्यूट्रल होना जरूरी है, जिससे हम एक फेज और एक न्यूट्रल से सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। इसमें संचरण तथा वितरण के लिए वोल्टता का उच्चायन यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं तथा अपचयन यानी जो घटा सकते हैं, किसके द्वारा, परिणामित्र। अब आप जानते हो परिणामित्र क्या होता है। इन जो ट्रांसफार्मर होता है, जिसको अपन अपनी भाषा में कोई टंकी कहता है, ठीक है, कोई डीपी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, परिणामित्र यानी कि इसका हिंदी शब्द है और ट्रांसफार्मर इसका अंग्रेजी शब्द है। तो ट्रांसफार्मर की सहायता से इसकी वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। आपने घर में वोल्टेज स्टेबलाइजर देखा होगा कि उससे हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपने जो उसमें एक परिणामित्री होता है स्टेबलाइजर में, कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। यानी ऑटो का मतलब होता है अपने आप ही वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, इसकी शक्ति ज्ञात करने के लिए P बराबर VI इंटू कॉस फाई होती है। अब आप पूछोगे कॉस फाई क्या है। देखो, V तो होती है वोल्टता, I होती है धारा, कॉस फाई होता है इसका पावर फैक्टर। तो पावर यानी शक्ति ज्ञात करने के लिए वोल्टता गुना धारा गुना पावर फैक्टर को गुना करके हम इसकी शक्ति ज्ञात करते हैं। इसे संचित नहीं किया जा सकता। अब आप जानते हो कि एसी सप्लाई का तो ये रूल है कि भाई जब तक आ रही जिसको हम काम में ले सकते हैं, जैसे ही सप्लाई कट जाती है तो इसको हम काम में नहीं ले सकते। इसे दोलित्र, जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसे दोलित्र, जनित्र आदि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था व उपकरणों, यंत्रों तथा मशीनों के प्रचालन में किया जाता है। समझ रहे हो, अपने जो घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। कितनी आती है, 220 से 230 वोल्ट। सिंगल फेज के लिए 220 से 230 वोल्ट और 3 फेज के लिए होती है 415 से 440 वोल्ट तक की जो सप्लाई होती है वो 3 फेज के लिए होती है। ठीक है, वैसे तो 415 ही होती है, लेकिन जो उपकरण है वो 440 के बनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम 440 वोल्ट भी कह देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि 3 फेज में 415 वोल्ट और सिंगल फेज में 220 से 230 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा संबंधी कुछ पद हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे देखो, चक्र, साइकिल, अभी आई थी ना जो आवृत्ति, अब आप पता लगा लोगे कि आवृत्ति क्या होती है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के मान और दिशा के एक पूर्ण परिवर्तन को चक्र कहते हैं। यानी आप देख रहे हो ये एसी का सिंबल है और यहाँ से मान लो ये इसका गंतव्य स्थान है, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ आधा आया, आधी फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से अगर इसको उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, समझ रहे हो आप, एक चक्कर, तो ये एक चक्कर को हम क्या, एक चक्कर हो गया, साइकिल हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक चक्कर कहते हैं। ठीक है, एक चक्र 360 डिग्री अथवा 2 पाई के पूर्ण होता है। तो भाई आप जानते हो कि आधा जो चांदा होता है 180 डिग्री का है, इधर से उठा के इसको हम रख देंगे, पूरा हो जाएगा, कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री।
तो एक चक्कर कितने का होता है 360 डिग्री। कहीं भी आप कोई चक्कर लगाते हो तो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। प्रत्येक राशि धारा या वोल्टेज अपने एक चक्र में 2 बार शून्य होती है। आप देख रहे हो, ठीक है, यानी एक चक्कर होगा, यहाँ से इसको उठाकर हम यहाँ रख दें तो एक बार तो यहीं शून्य है, एक बार यहाँ शून्य हो जाएगी। तो एक चक्कर में कितनी बार शून्य होती है 2 बार, ठीक है। अब आप वोल्टता या धारा हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आयाम क्या होता है, यानी अपने जीरो से यानी गंतव्य स्थान से अधिकतम मान तक जाने का जो है उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। ये चक्कर हो गया, एक चक्कर यहाँ हुए, एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ है। आगे देखते हैं, अब है आवृत्ति। अभी हम देख रहे थे कि आवृत्ति क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था, देखो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले ही ले आते हैं कि देखो ये क्या है, यहाँ पर एक चक्कर पूरा होता है। अब एक सेकंड में ये जो कितने चक्कर लगाती है ये देखते हैं। तो एसी जो है वो एक सेकंड में ऐसे 50 चक्कर लगाती है, ठीक है, 50 चक्कर लगाती है। इसीलिए भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी मानी जाती है, 50 Hz, ठीक है। अब देखते हैं, प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ठीक है, Hz या चक्कर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। हम किसी से भी इसको दर्शा सकते हैं। आवृत्ति को f से दर्शाया जाता है। आवृत्ति का मापन आवृत्ति मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर, एक ही बात होती है, इसके द्वारा होता है। भारत में मानक आवृत्ति 50 Hz होती है। AC की 50 Hz ध्यान रखना, और DC की होती है 0 Hz, ठीक है, 0 होती है। आवृत्ति f बराबर 1/t, यानी यहाँ पर t क्या है, आवृत्ति काल है। यदि मशीन की चाल n RPM और उसमें पोलों की संख्या p हो तो मशीन की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र क्या है, f बराबर n × p बटे 60 × 2। तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 × 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो f बराबर NP बटा 120 के द्वारा हम आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं आवर्तकाल। एक संपूर्ण चक्र को पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब आप देख ही रहे हो, यहाँ पर देखो कि एक यहाँ से यहाँ तक, यानी ये आधा चक्कर है, इसको उठाकर यहाँ रख दे तो एक चक्कर पूरा बन जाता है। तो इस एक चक्कर को पूरा होने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। आवर्तकाल को t से दर्शाते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। आवर्तकाल 1/आवृत्ति या t बराबर 1/f से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं आयाम क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शून्य से अपने अधिकतम मान तक जाना क्या कहलाता है, आयाम। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का धन अथवा ऋण दिशा में अपने अक्ष से अधिकतम मान तक की दूरी आयाम कहलाती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ आयाम होता क्या। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, आयाम ये रहा, देखो, यानी कि अपने अक्ष से और प्लस या माइनस में अधिकतम मान तक जो ये प्रत्यावर्ती धारा जाती है, तो इसकी दूरी को, जो इसके बीच में जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, ठीक है। अब है ताक्षणिक मान। किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया मान ताक्षणिक मान कहलाता है। किसी भी तरंग के प्रत्येक क्षण के सापेक्ष लिया गया मान ताक्षणिक मान कहलाता है।
अब है शिखर मान। प्रत्यावर्ती राशि में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है। यानी या जहां तक जाएगी शिखर, भाई जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसी को शिखर कहते हैं। तो अगर देखो ये धनात्मक और ऋणात्मक शिखर मान हो सकती है, उल्टा लिख गया है कोई बात नहीं, ये धनात्मक होगा, इधर ऋणात्मक होगा, गलती से लिख गया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको कर लेना सही। प्रत्यावर्ती राशि में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान ही उसका शिखर मान कहलाता है, ठीक है। शिखर से शिखर मान इसको हम कहते हैं। अब देखते हैं औसत मान क्या होता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान डीसी के उस मान के बराबर होता है जिसके किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती राशि के समकक्ष आवेश स्थानांतरित होता है। जैसे IAVG बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट I, यानी जितने भी हैं बटे में T आ जाएगा। अथवा इसको हम IAVG यानी आई एवरेज 0.637 I मैक्स या EAVG बराबर, ठीक है, इसको औसत मान को हम 0.637 ई मैक्स से दर्शाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो औसत मान है ये भी ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में पूछ लेता है औसत मान कितना होता है, ठीक है, RMS मान कितना होता है, तो हमें औसत मान कितना होता है 637 ई मैक्स, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये रही आज की अपनी वीडियो पूरी देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स।